हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सिंह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमी का चैप्टर 4 और ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा। तो थर्ड वाले चैप्टर में था आपके मनी एंड क्रेडिट। अब आज इस वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यानी वैश्वीकरण और भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है। ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है और जो इंडियन इकोनॉमी है, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दोनों का रिलेशन आपस में हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest models of digital cameras, mobile phones, and televisions made by the leading manufacturers of the world are within our reach. Every season, new models of automobiles can be seen on the Indian roads. यानी कि आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के बहुत ज़्यादा विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो जो ये बनाने वाले लोग हैं, जैसे कि आपके डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न, इन सब के नए नए मॉडल हमारे लिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के हम लोग नए नए मॉडल देखते हैं। वे दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर या फिर फिएट कारें ही दिखाई दिया करती थी। आज भारत की जो भारतीय विश्व की देखें तो लगभग सभी जो हाईएस्ट सबसे ऊंची कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो कार हैं वो सब हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, उनके कारों को खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ वस्तुओं के ब्रांड भी इसी प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, जैसे कमीज, कपड़े वगैरह को लेकर टेलीविजन और फलों के रस तक सब जगह बदल रहे हैं और सबके ब्रांड आ रहे हैं, यहाँ तक कि फ्रूट वेराइटीज़ भी आ रही है। ठीक है, तो हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प जो है अपेक्षाकृत नवीन देखने को मिलते हैं। 2 दशक पहले भी बात करें आपको भारत के बाजारों में कुछ ऐसी ही वस्तुओं की विविधता नहीं मिल रही होगी। बस जस्ट 2 दशक पीछे देखेंगे तो नहीं थी इतने ऑप्शन, इतने वैराइटीज ऑप्शन नहीं थे। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन चेंजेस को ला रहे हैं और ये परिवर्तन जो है लोगों का जीवन किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले आपका हेडिंग आता है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, यानी कि जो अंतर्देशीय उत्पादन है। तो देखिए अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो उत्पादन का मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार जो रेडीमेड चीज़ें थी वही सब बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे। भारत जैसे उपनिवेशों में कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार जो चीज़ें होती थी उसका आयात होता था। व्यापार ही दूर के देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया हुआ करता था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, इनके परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में अपना प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखती है और मलकियत रखती है, स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय और प्रोडक्शन के लिए कारखाने, फैक्ट्री वगैरह स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता लेबर मिल जाते हैं और बहुत सारे रिसोर्स भी उनसे संबंधित मिल जाते हैं। प्रोडक्शन की लागत में कमी करने के लिए और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसा करती हैं। कैसे करती हैं तो हम इस अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों का विस्तार कैसे हुआ है। स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्शन बाई MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। तो देखिए औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने बात करें प्रोडक्टों का डिज़ाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप तक ले जाया जाता है। वहाँ उसके उपकरणों को जोड़ा जाता है और तैयार प्रोडक्ट को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की जो ग्राहक सेवा है वो भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। ये हम लोग देख रहे हैं फिगर जो है, ये बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जहां पर पर्याप्त दूरसंचार की सुविधाएं, इंटरनेट पाई जाती हैं और यहाँ विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद भी ये देती है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो वैश्विक स्तर पर ही अपना प्रोडक्शन सेल नहीं कर रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर कर रही हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो क्रमशः जो है कॉम्प्लेक्स टाइप से जुड़ती जा रही, बनती जा रही है। उत्पादन जो प्रक्रिया है उस छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है।
ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता जो है निर्माण केंद्र होने का लाभ भी दे रहा है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और जो है यूरोप के बाज़ारों में अपनी निकटता के कारण बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है। भारत में अत्यंत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंजीनियर हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन के तकनीकी पक्षों को समझते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लगभग 50 से 60% सेविंग करने बचत कर रही हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार अगर बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार की बात करें तो असीमित लाभ हो सकता है। अब देखिए, विश्व भर में जो है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। तो देखिए, सामान्यतः जनरली बात करें तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसी स्थान पर प्रोडक्शन अपना सेट करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत हो और वहां पर कुशल और अकुशल लेबर भी मिलते हो, मतलब फिजिकल वर्क करने वाले और टैलेंटेड लेबर भी हो, ठीक है। तो जहां प्रोडक्शन के अन्य कारक की उपलब्धता भी पाई जाती हो, फिक्स हो कि नहीं ये इतना चीज़ मिलेगा। साथ ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं कि भाई कौन सी पॉलिसीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट की चल रही है जिससे कि उनका फ़ायदा होगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। बट ये जानिए कि सब ध्यान देती है ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ। इन परिस्थितियों को फिक्स करने के बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अपने प्रोडक्शन के लिए कार्यालय और जो इंडस्ट्री जो घर है उसको लगाती हैं। बात करें इनकी संपत्तियों की, जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में फिर जो खर्च करते हैं ये लोग मुद्रा पैसे, उसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कहते हैं, निवेश कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किए गए इन्वेस्ट को फॉरेनर इन्वेस्ट भी कहा जाता है, विदेशी निवेश भी कहा जाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये जो संपत्ति हम लोग कर रहे हैं ये लाभ करेंगी, जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम लोग पैसे कमाएंगे। कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ मिल जाती हैं और संयुक्त रूप से प्रोडक्शन करती हैं जुड़ के। तो साथ प्रोडक्शन करने से जो स्थानीय कंपनी है उसको डबल लाभ होता है, ठीक है। पहला क्या लाभ होता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनके अतिरिक्त इन्वेस्ट के कारण जो है धन, जो मनी है वो मिल जाता है, जैसे कि फास्ट प्रोडक्शन होने के लिए, मशीनें वगैरह खरीदने के लिए। दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये प्रोडक्शन की नए से नए जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, ये अपने साथ लाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक फिगर है, देखिए हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे और यहाँ पर बहुत खर्चीला हो गया। ये मल्टीनेशनल कंपनियों के लीडर हैं जो चलाते हैं, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर महंगा हो गया तो वो हटाएंगे यहाँ से। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा फायदा होता है क्या कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपने साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लाती हैं, टूल्स लाती हैं, जिससे हमारा फ़ायदा होता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के इन्वेस्ट का सबसे आम रास्ता होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, जहां पर उस इन्वेस्ट कर रही है वहां की कंपनियों को खरीदना, बाद में उसके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो बहुत ज़्यादा संपदा वाली जो मल्टीनेशनल कंपनियां यह आसानी से कर लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी कारगिल जो फूड्स है, उन्होंने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परक फूड जो है ने भारत के अलग अलग भागों में एक बड़ा जो है बिजनेस तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी फेमस थे। परक फूड के 4 जो है ऑयल रिफाइनरी वाले सेंटर भी थे, जिस पर अभी भी कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन जो है निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी प्रोडक्शन वाली कंपनी बन गई है। तो वास्तव में जो टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनियों की जो प्रॉपर्टी है ये डेवलपमेंट वाली कंट्री की गवर्नमेंट के लिए संपूर्ण जो उसका बजट है किसी देश की सरकार का, उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। ऐसी बहुत ज़्यादा संपत्ति वाली जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनके पास शक्ति और प्रभाव पर हम विचार करेंगे तो सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने फायदे हो सकते हैं। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं यह जो है एक अन्य तरीके से उत्पादन को नियंत्रित भी करती हैं। बात करें विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं तो छोटे प्रोडक्शन वाले लोगों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। जो आपके कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, खेल के सामान, ऐसे इंडस्ट्रियलाइज एरिया है जहां पर विश्व भर में बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये इन प्रोडक्शन की पूरी अच्छे से डेवलप करती हैं और अच्छे से ग्रोथ होता है, फिर इन्हें अपने ब्रांड का नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूर की बात करें तो जो प्रोडक्शन के मूल्य है, जो उसकी क्वालिटी है और जो उसके लिए श्रम लेबर वगैरह लगा है, वो सब कैसे कितना डिफाइन करना, कितना रेट रखना है, ये सब इनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं भाई कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं कई तरह से अपने प्रोडक्शन का कार्य जो है काम जो है बहुत ज़्यादा प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों
के साथ जो है आपस में संबंध भी बना रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा अगर बात करें आपूर्ति के लिए, जो स्थानीय कंपनियों का यूज़ करके और स्थानीय कंपनियों से जो है निकट जो है कंपटीशन करके उन्हें खरीद कर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो दूर के स्थानों पर अपना प्रोडक्शन और अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि दूर दूर स्थानों तक फैला हुआ प्रोडक्शन आपस में संबंध में जुड़ते चले जा रहे हैं, आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। लुधियाना के एक बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पर फुटबॉल बनाने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर अब आपको एक बताया जा रहा है डिस्कस करने के लिए कि एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स, जो आप देखेंगे फोर्ड कंपनी है मोटर्स की, तो विश्व के 26 कंट्रीज में इसका जो है प्रसार है, फैला हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। फोर्ड मोटर्स ने 1995 में भारत ये आई थी और चेन्नई के पास में जो है 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक बहुत बड़े संयंत्र की स्थापना की। अब यह संयंत्र जो है भारत में जीपों और ट्रकों के मुख्य जो निर्माता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था। 2017 तक फोर्ड मोटर्स जो है भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का एक्सपोर्ट भी कर रही थी। भारत से दक्षिण भेजती थी, अफ्रीका भेजती थी, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका भी किया करती थी। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में भी अपने इस तरह के जो गैजेट हैं इसके लिए फोर्ड इंडिया का विकास जो है ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती थी। अब यहाँ पे इसके संबंधित आप क्वेश्चन बन गए हैं कि क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और है तो क्यों? क्योंकि भाई बहुत से देशों में इसका विस्तार है ना, तो जो बहुत एक से अधिक देशों में अपना प्रोडक्शन करती है, सेलिंग करती है, वो मल्टीनेशनल होती है इसलिए, और क्या। सेकेंड, विदेशी निवेश क्या है? मतलब जब विदेश के लोग आपके देश में आके इन्वेस्ट करते हैं तो वो विदेशी निवेश होता है। फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया ना कितने रुपए निवेश करके 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था जब वो आई थी, तो ठीक है। उसके बाद फिर इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और इसके फायदे तो कहते हैं। सारे क्वेश्चन आप खुद से भी पढ़ के इस एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, यानी विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखिए लंबे समय से विदेश व्यापार और अलग अलग देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है क्या? ये आपका व्यापार। और इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो हमने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व में और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले जो आपके ट्रेड रूट हैं, व्यापार मार्ग हैं, इन मार्गों से होने वाले जो बहुत ज़्यादा व्यापार है उसके बारे में हमने पढ़ा ही है। हमें यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आई थी और आकर्षित हुई थी। आखिरकार विदेशी जो व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, जो विदेशी लोग व्यापार करते हैं उनका मेन काम क्या है? तो सिंपल में कहा जाए तो जो विदेश व्यापार है, घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजार में पहुंचने के लिए जो जो उत्पादकों हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनको एक अवसर मिलता है कि भाई आप जाके बाहर अपना बेच सकते हैं। उत्पादक केवल अपने देश के ही बाजारों में अपने प्रोडक्शन नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के और भी देशों के बाजारों में भी कंपटीशन को झेल सकते हैं, सामने फेस कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में भी जो चीज़ें प्रोडक्शन के रूप में होती हैं, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खरीदारों के लिए उनके सामने जो है घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का भी विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा निवेश व्यापार के प्रभाव को समझेंगे। तो देखिए चाइनीज टॉयज इन द इंडिया, चीन के जो निर्माता हैं, जो चीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने जो है भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने एक्सपोर्ट करना आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अब भारत में जो है खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच एक चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम, नए डिज़ाइन के कारण जो चीनी खिलौने वो भारतीय बाजारों में अधिक पॉपुलर हो रहे हैं। तो एक वर्ष में ही खिलौने 70 से 80% जो है दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत के बाजारों में खिलौनों की जो खिलौने हैं वो पहले की तुलना में सस्ते हैं। यह क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए, ठीक है। भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच में कंपटीशन हो गई, जिनमें चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए, सस्ते भी और अच्छे भी, दिखने में भी अच्छे। तो भारतीय खरीदारों के सामने जो है कम कीमत पर खिलौनों की अपेक्षा कम कीमत पर खिलौने के खरीदने का बहुत ज़्यादा विकल्प था। उनके पास सस्ते सस्ते ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इससे चीन का जो खिलौना निर्माता है वो अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर मिला उसको। इसके विपरीत क्या हो रहा है कि भारतीय खिलौना बनाने वाले जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं।
ठीक है, तो सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और दो बाजारों में एक ही वस्तु का एक मूल्य समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक जो है एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार जो है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। देखिए, सिले सिलाए कपड़े जो है छोटे व्यापारी मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ों से कंपटीशन का सामना करते हुए भी आपको स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाता है। लोग भी बेचते हैं, एक तरफ ब्रांडेड कपड़े भी हैं, सब कुछ है और बीच में ये लोग भी हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 दशकों से अधिकांश जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो जो है विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके प्रोडक्शन के लिए सस्ता हो, वो एरिया। ठीक है, इन देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये निवेश में इनकी वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ विभिन्न देशों के बीच में जो विदेश व्यापार है उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा ही कंट्रोल है इस समय देखा जाए तो। और जैसे कि भारत में फोर्ड मोटर्स का कार का जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो संयंत्र है, वो केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि वह अन्य जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ भी अपने कार बेचता है, विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार से अधिकांश जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनके एक्टिविटीज में कुछ वस्तुओं और सेवाओं का बड़े स्तर पर व्यापार जो है शामिल होता है। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि वैश्वीकरण में मजा है, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अधिक बात करें, आपके अधिक जो विदेशी व्यापार है और जो अधिक विदेशी निवेश है इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, विभिन्न देशों के बाजारों में प्रोडक्शन जो है एकीकरण हो रहा है, विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध बन रहे हैं और बहुत तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया ही ये क्या कहलाती है, वैश्वीकरण है। मतलब वो सारे काम जो मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं या कुछ भी करती हैं जिससे कि लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर मिलते हैं, मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पर सब मिलते हैं, तो लोग जब जुड़ते हैं ना तो वही आपका कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और बात करें जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो वैश्वीकरण की यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत ही मेन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, मतलब मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है और जो प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान है ये सब हो रहा है। तो कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक कांटेक्ट में आए हैं। वस्तुओं की सेवाएं, निवेश और जो प्रौद्योगिकी के अंतरित जो विभिन्न देश हैं ये सब आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच में लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखें तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसके कारण अलग अलग देशों के बीच में लोगों का आवागमन का जो है वो वृद्धि उसमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं। ओके, तो इसमें चलिए देख लेते हैं अभी वीडियो थोड़ा 2-3 मिनट और तो देखिए इसमें वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है भाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए प्रौद्योगिकी में बहुत तेजी से उन्नति का कारक है जिसने जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। जैसे कि पिछले 50 वर्षों में देखें तो परिवहन जो हमारा है प्रौद्योगिकी उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसने लंबी दूरियों तक का वस्तुओं की जो तीव्रतर आपूर्ति है उसको कम लागत पर संभव कर दिखाया है, यानी कि जो ज़रूरतें हैं लोगों की सामान लेने की, खरीदने की, वो इतनी तेज़ी से आता है। ये आप लोग देखते हैं ना फ्लिपकार्ट होम टू होम डिलीवरी अब होने लगा, नहीं पहले कहाँ होता था। तो ये सारी चीज़ों को हमारे लिए कम लागत पे ही संभव किया है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं को कंटेनर में रख के जाया जाता है। आप देख रहे होंगे, ये फिगर में भी देख रहे हैं, जिससे इन जहाजों, रेलों और वायुयानों, ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार जो वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः क्या हुआ कि वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में लोग परिवहन वस्तुओं का करना संभव हो गया है।
तो इससे भी अधिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट हुआ है, हाँ, आईटी सेक्टर में वर्तमान समय में जो दूरसंचार है, कंप्यूटर और इंटरनेट के जो क्षेत्र हैं प्रौद्योगिकी द्वारा, ये इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। दूरसंचार सुविधाओं में टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने और सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूर के क्षेत्रों से बातचीत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं जो है संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं, जो ऊपर आपके सैटेलाइट वगैरह हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आप जानते ही हैं, आपने इंटरनेट के चमत्कारिक रूप से संसार में प्रवेश किया होगा, जहां जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी मिल जाती है और सूचनाओं को आपस में बांट भी सकते हैं, हम लोग शेयर भी करते रहते हैं। इंटरनेट से हम तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक डॉक, जिसे ईमेल कहते हैं, उसको भी हम लोग भेज सकते हैं। अत्यंत ही कम पैसे पर विश्व भर में बात हम लोग वॉइस मेल भी कर सकते हैं। फ्री वाले रिचार्ज चल रहे हैं ना। लेकिन बिजली कहाँ है? ये सब चीज़ है लेकिन बिजली नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, यहाँ पर एक फिगर है, आप देख सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच में सेवाओं के उत्पादन और प्रसार में भूमिका जो है अपनी निभाई है, जिसे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या बता रही है, देखिए यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक में ऐसी छपाई क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ पाती हूँ। मतलब मैगजीन वगैरह आप लोग देखते हैं कितना कलर रहता है, ये सब चीज़। तो ये बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। मतलब ये जो छपाई है मैगजीन की, ये किसी स्पेशल टाइप की मशीन से हुई है। नॉर्मल जो इंडियन मशीन है प्रिंटेड है, उसमें बुक वगैरह का, वो उसके पास ये सब नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो इसमें फिर अब बताया गया है यूजिंग द आईटी इन द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो लंदन के एक पाठक हैं, इनके लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। तो पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालयों को भेजा जाता है। तो दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर्स दूर संचार की जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश पाते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम जो है कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को, मैगजीन को वायु मार्ग से एयर ट्रांसपोर्ट से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान भी इंटरनेट, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट, ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका विदेश व्यापार में और विदेशी जो निवेश है उसका जो है उदासीकरण। ठीक है, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसको कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस में। ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।